हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राकेश परमार और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशनल कोऑपरेशन पर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो इसके कुछ कीवर्ड्स को देखते हैं, फिर समझते हैं हमारा चैप्टर। तो पहला है इसमें, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान वो स्टोर्ड होती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में या फिर एटीपी की फॉर्म में, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या है? तो इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं। 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं, वहीं 6 मॉलिक्यूल वाटर के, और 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि यहाँ पर जो हमें रिएक्शन दी हुई है उससे हम समझ सकते हैं। वही बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो इसकी रिएक्शन होती है ग्लूकोज का एंजाइम के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, तो फिर वहाँ पे हमें अल्कोहल और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 2 मॉलिक्यूल्स एनर्जी के या 2 एटीपी एनर्जी हमें मिलती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ड्यूरिंग वाइगरस एक्सरसाइज द सेल रेस्पायर एनारोबिकली एंड फॉर्म लैक्टिक एसिड विच एक्यूमुलेट इन द मसल सेल कैजिंग फैटिग एंड पेन। जब हम अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो जो सेल होती है उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में पेन होना लगता है। नेक्स्ट है द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन ऑकर्स इन 3 फेसेस। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में होती है। नंबर 1 ब्रीथिंग, सेकेंड गैसियस ट्रांसपोर्ट, और फिर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि सबसे पहले हम ब्रीथ करते हैं, फिर उसको पास वो हार्ट में जाती है, वहाँ से वो गैसियस ट्रांसपोर्ट यानी कि हर एक पार्ट में होती है, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो उसको भी हम समझते हैं डिटेल में। आगे देखते हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑक्सीजन इनहेल्ड इन कॉम्बाइन विथ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल फॉर्मिंग एन अनस्टेबल कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सी हेमोग्लोबिन। यानी कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो कंबाइन हो जाती है हेमोग्लोबिन में, और जो हमारा ब्लड है उसका रेड कलर भी हेमोग्लोबिन की वजह से ही होता है, और फिर वो एक अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर लेती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन वाला हेमोग्लोबिन या ऑक्सीजन वाला ब्लड। हमारी बॉडी में 2 तरह का ब्लड होता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट है द नेसल चैम्बर हैज़ गोट हैजी लाइनिंग टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल फॉर रीचिंग द लंग्स। द लाइनिंग आल्सो हैज़ म्यूकस टू ट्रिप जर्म्स एंड डस्ट। अब जो हमारा नसल चैम्बर यानी कि नोज से जो हमारी ब्रीथिंग जो हम करते हैं तो उसमें हेयरी लाइनिंग होती है, मतलब हेयर होते हैं बहुत ज़्यादा, जो हमारी बॉडी के अंदर या हमारे नोज से डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने नहीं देते, जिससे हमारा लंग्स एकदम प्योरीफाई बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर इज़ द फेरिंग्स। यानी कि ऐसा कॉमन पाइप या कॉमन चेन जहाँ से फूड और एयर दोनों ट्रांसपोर्ट होते हैं वो होता है फेरिंग्स। ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप, और जो ट्रेकिया है उसको विंड पाइप भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द बॉयज बैक और द एडम एप्पल इज द लैरिंग्स विच कंटेन लिगामेंटस फोल्ड कॉल्ड वोकल कॉर्ड। जो हमारा बॉयज बॉक्स होता है या फिर उसका एको नाम है एडम एप्पल, लैरिंग्स होता है उसमें, जो कि कंटेन करके रखता है लिगामेंटस फोल्ड को, और उसी को हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग केस कफिंग। जब हमारे एडम एप्पल में या वोकल कॉर्ड्स में कोई प्रॉब्लम होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है, जिसकी वजह से हमें कफ स्टार्ट हो जाता है, यानी खांसी चलना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है द ट्रेकिया इज फॉर्म ऑफ इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स विच कीप देम परमानेंटली डिस्टेंटेड। और जो ट्रेकिया है वो सी शेप में होता है, जिसको 2 तरह की रिंग्स आपस में डिस्टेंस बनाकर रखती है उन दोनों के बीच में। नेक्स्ट है द लंग्स आर प्रोटेक्टेड आउटसाइड बाय द 2 मेम्ब्रेन कॉल्ड आउटर एंड इनर प्लेरा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है या नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लंग्स जो है हमारा प्रोटेक्ट करता है 2 मेम्ब्रेन के थ्रू, एक को आउटर दूसरा है इनर प्लेरा। नेक्स्ट है लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन राइट लंग, यानी कि हमारा जो लेफ्ट लंग है वो छोटा होता है राइट लंग से। नेक्स्ट है लेफ्ट लंग हैज़ 2 लोब्स वाइल द राइट लंग हैज़ 3 लोब्स। जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें 2 तरह के लोब्स होते हैं, जबकि राइट लंग में 3 लोब्स प्रेजेंट रहता है।
आगे कंपोनेंट के बारे में बात करी गई है कि कितना हम इंस्पायर करते हैं और कितना हम एक्सपायर करते हैं। तो ऑक्सीजन को हम 21% लेते हैं, वहीं रिलीज़ करते हैं 16%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, लेकिन वो रिलीज़ कितना करते हैं हम 4%। नाइट्रोजन 79% होता है और नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर 79% ही रहता है परमानेंट। वाटर वेपर लो होती है और हाई अमाउंट में निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीथिंग इज एन इनवॉल्यूंट्री एक्ट। ब्रीथिंग जो है वो एक इनवॉल्यूंट्री एक्ट है, यानी कि इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें नहीं रहती। जैसे हमारे हेयर की ग्रोथ में या नेल्स की ग्रोथ में कोई तरीके, ये एक तरीके से हमारे रिफ्लेक्स आर्क जैसा एक्शन है इनका, यानी कि कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रहती है। नेक्स्ट है इवन आफ्टर मैक्सिमम फोर्स एक्सपायरेशन सम एयर इज लेफ्ट इन द लंग्स कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई भी कर दें तब भी हमारे लंग्स में कुछ एयर बच जाएगी और उसको बोलते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि वो हमेशा रहती है। नेक्स्ट है इन नॉर्मल एडल्ट ब्रीथिंग रेट इज़ 12 to 18 मिनट वाइल न्यू बॉर्न ब्रीथ एट अबाउट 60 ब्रीथ पर मिनट। अगर हम बात करें नॉर्मल एडल्ट के बारे में तो उसकी ब्रीथिंग रेट लगभग 12 से 18 पर मिनट, यानी कि 12 से 18 पर मिनट इतनी बार वो ब्रीथ करता है। जबकि एक न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो वो 60 ब्रीथ करता है 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्फाइसिएशन इज अ condition in which blood becomes venous and by the accumulation of excess carbon dioxide and the oxygen supply is diminished। एस्फाइसिएशन एक कंडीशन है जहाँ पे ब्लड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर उसका अमाउंट जो होता है एक्सेस हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की सप्लाई डिमिनाइज यानी कि कम हो जाती है। ऑक्सीजन हम कम ब्रीथ कर पाते हैं, जिस वजह से हमें एस्फाइसिएशन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है द गैस कंपोजिशन इन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज 95% ऑक्सीजन 5% कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें 95% ऑक्सीजन जाती है, जबकि उसके साथ 5% कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है। नेक्स्ट है स्नोरिंग वाइब्रेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट ड्यूरिंग ब्रीथिंग व्हेन माउथ इज केप्ट ओपन वाइल स्लीपिंग। स्नोरिंग यानी कि जब हमने देखा होगा जो पेरेंट्स होते हैं या बूढ़े जो लोग होते हैं वो सोते टाइम क्या करते हैं, आवाज़ निकालते हैं तरह तरह की, तो उसको बोलते हैं स्नोरिंग। जब हम वाइब्रेशन होता है जब ब्रीथिंग करते हैं वो, तो माउथ उनका ओपन हो जाता है जब सोते हैं वो, उस वजह से उनकी बॉडी से या उनके माउथ से आवाज़ निकलने लगती है। स्नीजिंग इट इज़ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म थ्रू विच इज अ फॉरेन इरिटेंट पार्टिकल इज थ्रोन आउट ऑफ द लंग्स सडनली एंड फोर्सफुली। स्नीजिंग यानी कि जब हमें छींक आती है तो होता क्या है एक्चुअली हमारे लंग्स में कुछ फॉरेन पार्टिकल मतलब कुछ ऐसी चीज़ें चली जाती है जो यूजेबल नहीं है, तो वो क्या करता है उसको स्नीज करता है, यानी कि छींक कर हम उस मटेरियल को वहाँ से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है हिकअप्स जर्की इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हिकअप्स का मतलब होता है कि जब किसी का हार्ट काम करना बंद कर दे तो उसको हम क्या करते हैं ब्लॉकेज, यानी कि वहाँ पर उसको झटके देते हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका काम करना स्टार्ट कर देता है। अब हम इसके आंसर क्वेश्चनों को देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें इन ह्यूमन्स टेकन इन द एयर थ्रू नोस्ट्रिल इनटू द नेसल कैविटी इज कॉल्ड। ह्यूमन बीइंग में एयर को नोस्ट्रिल के थ्रू इनसाइड लेना और नेसल कैविटी के पास पहुंचाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन, यानी कि एयर को लेने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इनहेलेशन, और एयर को रिमूव करने की जो प्रोसेस होगी उसको क्या बोलेंगे हम एक्सहेलेशन। नेक्स्ट है द फ्रंट ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप इज गार्डेड बाय, यानी कि फ्रंट ओपनिंग जो होती है विंड पाइप की वो किससे कवर रहती है, तो एक्सोग्लोटिस से। नेक्स्ट है द प्रोसेस ड्यूरिंग विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं तो वो होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर ब्रीफली द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर हमें ब्रीफ में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है वाई डू आवर बॉडी सेल्स रिक्वायर ऑक्सीजन, यानी कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है। तो समझते हैं बॉडी सेल रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ फंक्शन। हमारी बॉडी को या हमारी सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इसलिए रहती है क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही सेल के अंदर इंटर करती है तो वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है और फिर हम वेरियस फंक्शन
करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है तो समझते हैं। ब्रीदिंग इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग इन एयर थ्रू द नोस्ट्रिल एंड एक्सप्लेनिंग इट आउट। ब्रीदिंग एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एयर को नोस्ट्रिल के थ्रू इंटर करते हैं और उसको आउट भी कर देते हैं। वहीं रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होती है ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन एक अलग तरह की प्रोसेस है, ब्रीथिंग एक अलग तरह की प्रोसेस है। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। भाई रेस्पिरेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें केमिकल प्रोसेस है पहले नंबर पे तो वो, और यहाँ पे फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी फॉर्म होती है और उसको हम वेरियस एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द बाय प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यानी कि फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कौन कौन से बाय प्रोडक्ट बनते हैं। तो दो तरह के बाय प्रोडक्ट बनते हैं, पहला वाटर और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है नेम द एजेंसी विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ऐसी कौन सी एजेंसी है जो हर एक पार्ट में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है हमारे शरीर के अंदर। तो वो एजेंसी है ब्लड, यानी कि ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, जिससे कि उसको हम बोलते हैं उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम इन ब्रीदिंग। रिब्स का क्या फंक्शन है डायफ्राम और ब्रीदिंग में, तो समझते हैं डायफ्राम और ब्रीदिंग का रिब्स का फंक्शन ब्रीदिंग में क्या होता है। तो सबसे पहले हम रिब्स का फंक्शन देखते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। रिब्स मसल जो होती है जब इनहेलेशन की प्रोसेस करते हैं हम, यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं, तो रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि वो आपस में फुल एक्सपेंड होती है और सेटल होती है, एक्सपेंड होती है और सेटल होती है, जिससे वो अपवर्ड और आउट इनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेकर जाने में हमारी मदद करती है और वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन पर लेके आ जाती है। वही डायफ्राम की बात करें तो ड्यूरिंग इनहेलेशन इट बिकम फ्लैटेन वाइल ड्यूरिंग एक्सहेलेशन इट रिलैक्स एंड मूव्स अप एंड बैक इनटू कॉन्वेक्स शेप। डायफ्राम का काम क्या है, तो जब हम इनहेलेशन करते हैं तो ये भी फ्लैट हो जाता है और जिससे ऑक्सीजन अंदर आ पाती है, और जब रिलीज करता है तो ये मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में और कॉन्वेक्स शेप में आ जाता है, यानी कि एक डोम का शेप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेम द गैस विच इज एक्सपेल्ड आउट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। उस गैस का नाम बताना है जिसको हम एक्सपेल्ड आउट यानी कि बाहर निकालते हैं जब एक्सपिरेशन की प्रोसेस करते हैं। वेयर इट इज़ ओरिजिनली प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी में कहाँ प्रोड्यूस होती है। तो आपको सबको पता है जब हम एक्सपेल्ड करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब लेते हैं तो ऑक्सीजन और रिलीज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। इट प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द टिश्यूज़। और ये कैसे प्रोड्यूस होती है, तो जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तब ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके नाम लिखने हैं हमें। नेम द फॉलोइंग। नंबर 1 रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज। ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन नहीं यूटिलाइज की जाती है तो वो होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन यूटिलाइज। ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है तो वो होता है गैसियस ट्रांसपोर्ट। फोर्थ है माइक्रोस्कोप एयर सैक्स ऑफ द लंग। तो जहाँ से एयर सैक यानी कि अंदर जाती है लंग्स के, वो होती है एल्वेयली। फिफ्थ है द टू मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट द लंग। लंग्स को दो तरह की मेम्ब्रेन कवर करके रखती है, हमने पहले देखा था आउटर और इनर, आउटर प्लेरा और इनर प्लेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज रेस्पिरेटरी सिस्टम नेसेसरी। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों ज़रूरी है, तो समझते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स इज डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट, और ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन दो पार्ट में डिवाइड है। द फर्स्ट पार्ट इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड पार्ट वी कॉमनली कॉल ब्रीदिंग। जो पहला पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है ऑक्सीजन को लेना, जिसको हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं। वहीं द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग इन एंड आउट ऑफ एयर एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्रीदिंग यानी कि गैस को लेने के लिए और गैस को एक्सचेंज करने के लिए भी। द मेन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रिल, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन पार्ट जो हैं जैसे कि नोस्ट्रिल यानी कि नोज,
ट्रेकिया, विंड पाइप एंड लंग्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है। जो पहला पार्ट है वो ऑक्सीजन को लेता है, जिसको हम कॉमनली ब्रीथिंग बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एयर के एक्सचेंज के लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3-4 पार्ट है, जैसे कि नोस्ट्रिल हो गया, ट्रेकिया हो गया, विंड पाइप हो गया और लंग्स हो गया। अब बात कर ले सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका, तो देखेंगे द ब्लड देन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू बी इंडिविजुअल सेल वेयर इट इज यूज्ड फॉर केमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। और जो ब्लड क्या करता है, उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है इंडिविजुअल सेल में, जहाँ पे केमिकल प्रोसेस होती है, उसी को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, और एनर्जी फॉर्म होती है, जो कि सेकंड पार्ट में आती है। द सेकंड पार्ट इन्वॉल्व्स टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर फंक्शन। यानी कि सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथिंग करते हैं, और फिर ब्रीथिंग ब्लड के थ्रू हर एक पार्ट में जाती है वो ऑक्सीजन, और वहाँ पे केमिकल प्रोसेस होती है और एनर्जी फॉर्म होती है। वही सेकंड पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करते हैं, हम रिलीज करते हैं सेलुलर फंक्शन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर आर मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द ब्रीदिंग रेट। ऐसे कौन से फैक्टर है जो ब्रीदिंग रेट को अफेक्ट करते हैं। तो ब्रीदिंग इज नेसेसरी फंक्शन फॉर ह्यूमन बींग। ब्रीदिंग एक नेसेसरी फंक्शन है ह्यूमन बींग्स के लाइव रहने का, जिंदा रहने का। इट सप्लाई ऑक्सीजन फॉर अ प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। विच इज हाउ सेल मैन्युफैक्चर द एनर्जी दे नीड फॉर द लाइव फंक्शन। और जब सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो सेल एनर्जी फॉर्म करती है एटीपी की फॉर्म में, जिससे हमारी वेरियस लाइफ एक्शन या लाइफ फंक्शन होते हैं। अब हम समझते हैं इसके क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं ब्रीदिंग रेट को। नंबर 1, एक्सरसाइज वन ऑफ दोज थिंग्स, पर्टिकुलरली एरोबिक एक्सरसाइज। यानी कि एक्सरसाइज करते हैं, उन एक्सरसाइज भी एक फैक्टर है। और इसमें एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज इज एनी एक्सरसाइज दैट केयर्स द पर्सन टू ब्रीथ मोर, सच एज रनिंग, जॉगिंग, प्लेइंग बास्केटबॉल, फुटबॉल, रनिंग ट्रैक और प्लेइंग स्विम। यानी कि ब्रीदिंग रेट तब अफेक्ट करती है जब हम एक्सरसाइज करें। और एरोबिक एक्सरसाइज यानी कि जब हमारी बॉडी से लंग्स का काम ज़्यादा हो, यानी कि रनिंग करेंगे तो हार्ट का और लंग्स का काम ज़्यादा हो। फुटबॉल खेले यानी कि वहाँ पे भी रनिंग, बास्केटबॉल रनिंग करे, प्लेइंग सॉकर, ये जॉगिंग कर रहे हो, तो भी यहाँ पे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, यानी कि और अफेक्ट करता है वो हमारे ब्रीदिंग रेट को। सेकंड है इवन ब्रीदिंग रेट आल्सो चेंज वाइल द पर्सन इज स्लीपिंग। ब्रीदिंग रेट बदल जाती है जब पर्सन सोता रहता है, क्योंकि वहाँ पर वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा होता है और वो रेस्ट की कंडीशन में, तो थोड़ी ब्रीदिंग रेट उसकी स्लो हो जाएगी। थर्ड है अनदर फैक्टर दैट कैन इन्फ्लुएंस ब्रीदिंग रेट इज एलर्जिक रिएक्शन टू स्टिमुली फ्रॉम द एनवायरनमेंट सच एज pollen. This can inflame the passageways leading the lungs, making them smaller, require more air. और तीसरा फैक्टर हो जाएगा हमारी बॉडी को एलर्जिक रिएक्शन होना, यानी कि हम कहीं ऐसी जगह से मूव कर रहे हैं जहाँ का पोल्यूशन, जहाँ का एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो फिर वहाँ पे हम ब्रीदिंग रेट क्या कर देंगे, स्लो कर देगा अपने आप लंग्स, और हम ऑक्सीजन ठीक तरीके से नहीं ले पाएंगे। तो ये भी एक ब्रीदिंग फैक्टर है, यानी कि अफेक्ट करता है ये फैक्टर भी ब्रीदिंग को। फोर्थ देखते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग इज अ हैबिट दैट कैन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर। स्मोकिंग प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हम कुछ भी जैसे कि सिगरेट है, वाइन है, इस तरह की चीज़ें लेते हैं जिसकी वजह से हमें लंग कैंसर होने लगता है, और इस वजह से हमारी ब्रीथिंग रेट पे इफेक्ट पड़ता है। फिफ्थ है नर्वस कंडीशन एंड रिएक्शन टू स्टिमुली आल्सो इन्फ्लुएंस द ब्रीथिंग रेट सच एज द फ्यूम फाइट और फाइट सिंड्रोम। यानी कि नर्वस कंडीशन जो है, जैसे अब हम नर्वस फील होते हैं या फिर हम कहीं पे फाइट टू फाइट करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा ब्रीदिंग रेट अप और डाउन हो जाता है, यानी कि अफेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी कि जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जब एनर्जी जो बनती है तो उसका क्या होता है, या फिर उसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। The energy liberated during respiration is utilized for carrying out various life process. यानी कि जो एनर्जी रेस्पिरेशन के दौरान फॉर्म होती है उसको हम यूटिलाइजेशन करते हैं वेरियस लाइफ प्रोसेस में। सम ऑफ द एनर्जी लिबरेटेड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल, उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में यूज़ कर लेते हैं, वहीं पर in the form of heat, but a large part of it converted into chemical energy called adenosine triphosphate.
यानी कि जब एनर्जी रिलीज़ होती है या फॉर्म होती है तो उसका हम कुछ पार्ट तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में यूज़ कर लेते हैं, वही कुछ जो बड़ा हिस्सा है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि केमिकल एनर्जी यानी कि एमिनो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम यूज़ करते हैं अलग अलग एक्टिविटी करने में, वेरियस लाइफ एक्शन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या है और ये एक दोनों से क्यों अलग है। तो द फिजिकल प्रोसेस बाय विच एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इज ड्राउन आउट इनटू लंग्स, एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज फोर्स्ड आउट फ्रॉम लंग्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं लंग्स के थ्रू, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो इसमें दो प्रोसेस होती है, एक होती है इनहेलेशन यानी कि ऑक्सीजन को लेना, दूसरा होता है एक्सहेलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना। तो सबसे पहले देखते हैं हम इनहेलेशन को, यानी कि ऑक्सीजन को लेना। तो यहाँ पर हमारे जो रिफ्स होते हैं वो अपवर्ड और आउटवर्ड जाते हैं, यानी कि ऊपर और बाहर की तरफ जाते हैं। डायफ्राम जो होता है फ्लैट हो जाता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। वॉल्यूम जो होता है चेस्ट का वो इंक्रीज हो जाता है। लंग्स एक्सपेंड हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि एयर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वो बाहर जाएगी। एटमॉस्फेरिक एयर इज हायर प्रेशर रसेस इनटू द लंग्स, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा एयर का वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लंग्स, इसलिए वो अंदर जाती है। जबकि एक्सेलेशन में रिप्स मूव हो गए डाउनवर्ड और इनवर्ड में। डायफ्राम अपवर्ड होगा और डोम शेप में होगा, जबकि जब अंदर जाती है तो डायफ्राम डाउनवर्ड और फ्लैट शेप में होता है, जबकि जब वो बाहर हम रिलीज़ करते हैं तो डायफ्राम अपवर्ड और डोम शेप में होता है। यहाँ पे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, लंग्स का साइज रिड्यूस हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज हो रही है। एयर का प्रेशर हाई हो जाता है। एयर रसेस आउट ऑफ लंग्स एट एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर इज लोअर, जब एयर बाहर निकलती है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेस्पिरेटरी डिसीज, नेम एनी 3 कॉमन रेस्पिरेटरी डिसीज। एक जो टर्म यूज़ की गई है रेस्पिरेटरी डिसीज, इसका मतलब क्या है और 3 कॉमन डिसीज़ कौन सी है जो रेस्पिरेटरी डिसीज़ कहलाती है। एनी ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर डेट अफेक्ट ह्यूमन रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी डिसीज। ऐसी कोई सी भी डिसीज़ जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करती है या अफेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिसीज। Disease of the respiratory system may affect any of the structure and organ that have to do with breathing। और जब रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है तो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। वो उन्हीं ऑर्गन को या उन्हीं सेल्स को अफेक्ट करती है जो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि नेसल कैविटी, थ्रोट, लैरिंग्स, फेरिंग्स, बेंड पाइप, क्लियर, ब्रोंचियोल्स, टिश्यूज ऑफ द लंग्स मतलब मसल, चेस्ट केज, ऐसी सारी चीज़ें ही अफेक्टेड होती है जो हमारे ब्रीदिंग यानी कि जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं जितनी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो, जैसे नोस है हमारी, ट्रेकिया, विंड पाइप, तो यही सारी चीज़ें क्या होती है उससे अफेक्ट होती है। लंग्स हो जाएगा, मसल्स हो जाएंगी, ब्रोंक्यूल्स हो जाएगी, ब्रोंचीज हो जाएगी। तो हम इसकी कुछ डिसीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रोंचिटिस को समझते हैं। इट इज़ अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है in which the lining of the bronchi become inflamed as the irritate membrane begins to swell. It narrow or shuts of the bronchial passage, result in the breathlessness and coughing spell। जब ब्रोंचियस हो जाता है तो हो क्या जाता है एक्चुअली, हमारे जो मसल्स है यानी कि जो मेम्ब्रेन है वो स्वेल हो जाते हैं यानी कि फूल जाते हैं और वो सट आउट कर लेते हैं। सट आउट यानी कि वहाँ से ऑक्सीजन का पास आउट नहीं हो पाता है आसानी से, जिसकी वजह से हमें कफिंग यानी कि खांसियाँ या खांसी चलने लगती है। फिर आता है अस्थमा। इट इज़ ए क्रोनिक डिसीज़, ये एक तरह की क्रोनिक डिसीज़ है। डेट आल्सो केस इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग इन द एयरवेज, और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या फिर हमें सूजन होने लग जाती है जहाँ से भी एयर पास आउट होती है वहाँ पर। वट दिस हैपन पीरियडिकली ड्यूरिंग एस्थमेटिक अटैक, अ पेशेंट एक्सपीरियंस टाइटनेस इन द चेस्ट। जब किसी पर्सन को अस्थमा की जो डिसीज़ होती है तो उसका जो चेस्ट है उसका वो थोड़ा टाइट हो जाता है, यानी कि उसके चेस्ट थोड़ा टाइट हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है, ब्रीथिंग उसकी कम हो जाती है और बार बार उसको
आते हैं, यानी कि खांसी के कुआरे आते हैं। दिस कंडीशन इम्प्रूव कंसिडरेबली विथ मेडिकेशन। और अस्थमा जो है वो मेडिटेशन यानी कि सुबह सुबह जैसे कि हम सूर्य नमस्कार करते हैं वैसे ही हम अनुलोम विलोम करें तो भी ये ठीक हो जाएगा। और मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल प्रिकॉशन तो हमें लेने होंगे अगर हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। फिर आता है निमोनिया। इट इज़ अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैज्ड बाय द बैक्टीरिया। ये भी एक तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। द बैक्टीरिया इंटर्स द एयर सेक्स मल्टीप्लाई देयर इन द एयर सेक्स में गेट फिल्ड विथ फ्लड। दिस डिजीज कैज चेस्ट पेन चिल्स एंड हाई फीवर। इसमें क्या होता है, एयर के थ्रू जब हम ऑक्सीजन को इंटर करते हैं तो इसके थ्रू बैक्टीरिया इंटर हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर और वहाँ पे वो डिसीज़ क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमारे चेस्ट में पेन होने लगता है और बहुत ज़्यादा तेज़ हमें बुखार आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th। स्टेट द केस एंड ट्रीटमेंट फॉर द फॉलोइंग डिसीज़। अब यहाँ पर हमें कुछ 3 डिसीज़ दी हुई है, इसमें हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और उनके केसेस क्या हैं, क्यों हो जाते हैं और क्या लेना चाहिए। तो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, निमोनिया और ब्रोंचिटिस। तो हमें क्या करना चाहिए वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस को देख लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस होता है एयर में जो बैक्टीरिया स्प्रेड होता है उसकी वजह से, इस डस्ट स्पेक्ट्रम, और इसका ट्रीटमेंट होता है VCG वैक्सीन से या एंटीबायोटिक ले सकते हैं हम इसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर आप तो या तो फिर इसका वैक्सीनेशन करवाओ, BCG वैक्सीनेशन होता है इसका, और नहीं तो फिर आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं इसके लिए, वो होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर आता है निमोनिया। निमोनिया एयर के थ्रू फैलता है और इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक ले सकते हैं आप, और एंटीबायोटिक में आपको पेनिसिलिन लेना है यानी कि एक टैबलेट लेना है। फिर ब्रोंचिटिस के बारे में बात करें तो ब्रोंचिटिस जो होता है वायरस की वजह से होता है, यानी कि एयर में पोल्यूशन स्मोकिंग की वजह से होता है, और इसका ट्रीटमेंट है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, फ्लोइंग अ बैलेंस डाइट यानी कि एक संतुलित भोजन खाना है आपको, कंटिन्यूस और फ्रिक्वेंटली वॉश करना है आप, और आपको रेस्ट करते रहना है, और ड्रिंक करता जो है जो वो गर्म पानी होना चाहिए आपका। अब कुछ हम एडिशनल क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ फिल इन द ब्लैंक्स उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप। 2 तरह का रेस्पिरेशन होता है, एक एरोबिक दूसरा एनारोबिक। इन ह्यूमन बीइंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ पर होता है, तो लंग्स में होता है। ब्रोंची डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड, ब्रोंची 2 स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंचियोल्स। फिर हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल में होगा, क्योंकि ये आपको पहले ही बता दिया हमारे ब्लड का कलर रेड किस वजह से होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से। तो हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में होगा और ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। डायफ्राम एक मस्कुलर मेम्ब्रेन है जो कि लंग्स के नीचे प्रेजेंट रहती है। मेल्फिजियन बॉडी कंसिस्ट ऑफ ब्राउन कैप्सूल ऑफ ग्लैमरुलस। जो मेल्फियन बॉडी होती है उसमें ब्राउन कैप्सूल होता है और ग्लैमरुलस भी होता है। स्वेट सर्व्स टू क्रिएट एक्सेस ऑफ वाटर इन यूरिया, यानी कि स्वेट सर्व करते हैं जब हम मीठा कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो उसमें ज़्यादा अमाउंट हो जाता है वाटर, यूरिया और सॉल्ट का। अब कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर 2 डिफरेंट प्रोसेस। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग 2 अलग अलग प्रोसेस है क्या, बिल्कुल। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अलग अलग प्रोसेस है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, वही रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन को इनटेक और आउटटेक करते हैं, वहीं रेस्पिरेशन में एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी भी फॉर्म होती है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग इज अ केमिकल प्रोसेस। नहीं, ब्रीदिंग कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी एंड वाटर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन करना क्या ब्रीदिंग है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी यानी कि ऑक्सीडेशन करना फूड का, रिलीज करना एनर्जी और वाटर को, उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन, जबकि ये पूछ रहा है ब्रीदिंग के बारे में, तो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द एक्सचेंज ऑफ गैस थ्रू द स्किन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी कि स्किन के थ्रू ऑक्सीजन टेक करना, क्या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, तो बिल्कुल। नेक्स्ट है द ट्रेकिया ब्रांचेस इनटू 2 ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंचियल्स। ट्रेकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है, नहीं, ब्रांच जो हमारी ब्रोंची होती है वो 2 पार्ट में होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंचियोल। ट्रेकिया डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट है ट्रेकिया तो 2 ब्रोंचीज में डिवाइड होता है, फिर ब्रोंची ब्रोंचियोल्स में डिवाइड होती है। नेक्स्ट है द माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स प्रेजेंट इन द लंग्स आर कॉल्ड ब्रोंची। क्या माइक्रोस्कोपिक एयर सैक, जहाँ से यानी कि लंग्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं
जिनको हम ब्रोंची बोलते हैं, तो बिल्कुल नहीं, वो होते हैं एल्वियोली सैक्स। 7 है द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली आर रिच सप्लाइड विद वेन्स। क्या जो वॉल्स होती है एल्वियोली की, उनमें बहुत ज़्यादा वेन्स अटैच होती है? तो नहीं, वहाँ पे कैपिलरीज अटैच होती है, क्योंकि वहाँ से क्या होगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा। नेक्स्ट है द मैच्योर रूट्स एंड बॉडी स्टेम ऑफ सर्टेन ट्रीज हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल्स। हाँ, तो जो लीव्स होते हैं या स्टेप्स में बहुत ज़्यादा होल होते हैं, ओपनिंग होती है, उनको हम लेंटिसेल ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गन। यहाँ पे कुछ ऑर्गन दिए हैं जिसको हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे कि एयर पास आउट होती है, तो सबसे पहले ट्रेकिया दिया है, नोज दिया है, ब्रोंचिस, तो उसको अरेंज करते हैं हम। सबसे पहले नोज होगा, यानी कि नोज से एंटर होगी ऑक्सीजन, फिर फेरिंग्स में जाएगी, फिर फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाएगी, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंची, ब्रोंची से लंग, और लंग्स से ब्रोंचियल्स। अब हमें डिफरेंस बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में एरोबिक रेस्पिरेशन और इनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले एरोबिक में देखते हैं। तो एरोबिक जो रिएक्शन होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ऑक्सीडेशन होता है फूड का, यहाँ पर 38 मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी फॉर्म होते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड प्रोडक्ट होते हैं। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यहाँ पर होता है, और 2 मॉलिक्यूल एटीपी के फॉर्म होते हैं, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल फॉर्म होता है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH, आपको याद रखना है। अब ब्रोंची और एल्वियल में डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रोंचील, तो ब्रोंचीज होती है 2 ब्रोंचिस ट्यूब्स ऑफ ट्रेकिया कॉल्ड, यानी कि ट्रेकिया की 2 ब्रोंचिक ट्यूब या ब्रांचिंग ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंची। देयर आर 2 ब्रोंची, ब्रोंची 2 होते हैं। द वॉल्स ऑफ ब्रोंची आर नॉट रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, यानी कि ब्रोंची की जो वॉल होती है उनमें ब्लड का सप्लाई इतना ज़्यादा नहीं होता है। एल्वियोली में देख लेते हैं। द आउट ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक एयर सैक कॉल्ड एल्वियोली, यानी कि जो हमारे लंग्स में जो होल्स होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, उनको हम एल्वियोली बोलते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोली सैक्स, यानी कि हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोली सैक्स है। द वॉल ऑफ द ब्रोंचियल आर रिचली सप्लाई विद ब्लड कैपिलरीज, और इसमें ब्लड सप्लाई होती है, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन का टेक आउट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन आउट होता है, लंग्स इसमें इन्वॉल्व होता है। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि एक केमिकल प्रोसेस है। ऑक्सीजन का टेक होता है, ऑक्सीजन को हम लेते हैं, उसको फिर हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजेशन होता है उसका, जिससे एनर्जी फॉर्म होती है। वहीं दूसरा नंबर 3 है ओकर्स इन टिश्यू एंड सेल्स, यानी कि ये कहाँ पर होता है, टिश्यू और सेल्स में, जबकि ब्रीदिंग लंग्स में होती है। अब देखते हैं बाउमन कैप्सूल एंड एल्वियल्स। बाउमन कैप्सूल और एल्वियल में क्या डिफरेंस है? तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द किडनी। ये बाउमन कैप्सूल जो है वो किडनी का पार्ट है और एक एक्सक्रीटरी यूनिट है। इट इज़ कप शेप स्ट्रक्चर ऑफ द एंड नेफ्रॉन, इसमें एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है एंड में, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, और ये हेल्प करता है, यानी कि बाउमन कैप्सूल हेल्प करता है ब्लड का फिल्ट्रेशन में। एल्वियोली को देख लेते हैं। तो ये एक रेस्पिरेटरी यूनिट का पार्ट है, यानी कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इट इज़ द आउट ग्रोथ ऑफ एयर सैक, यानी कि इसमें होल्स होते हैं जिससे ऑक्सीजन एक्सपोर्ट होती है अलग अलग पार्ट्स में। इट हेल्प एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी कि गैस का एक्सचेंज होता है इसमें CO2 और ऑक्सीजन का, जैसे अभी आपको बताया। अब यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए जिसमें से ऑड वर्ड हमें निकालना है। तो यूरेट्रस, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, लंग्स, यूरेथ्रा। तो इसका जो वर्ड हो जाएगा अलग, वो हो जाएगा लंग्स, क्योंकि लंग्स एक ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, बाकी के सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। स्किन, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, तो इसमें हार्ट हो जाएगा, क्योंकि हार्ट जो है ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है, बाकी के सारे जो है वो एक्सक्रीशन के हैं। टैनिन, यूरिन, लैटेक्स, रेसिन, तो यहाँ पे यूरिन, क्योंकि यूरिन एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है एनिमल का, बाकी के रेस्ट जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्लांट के। क्लियर? अब हमारे यहाँ पर कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है। तो देखते हैं। पहला है रेस्पिरेशन, तो हम समझ चुके हैं रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन फूड इनटू एनर्जी, यानी कि कन्वर्जन करना ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फूड में और एनर्जी का यूज़ करना वेरियस एक्टिविटीज़ में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो एटीपी एक एनर्जी का करेंसी है, जैसे कि हम उसको मेजर करते हैं एटीपी में, और इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है डिफाइन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या है? तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन समझ लेते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैस फ्रॉम मॉइस्ट स्किन, यानी कि गैस का एक्सचेंज हमारी स्किन के थ्रू और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, इसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन।
व्हाट इज़ द रोल ऑफ डायफ्राम इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, डायफ्राम का क्या रोल है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ह्यूमन बींग्स में। तो डायफ्राम मूव होता है अप एंड डाउन और हेल्प करता है एक्सचेंज एयर और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। क्लियर। कुछ और क्वेश्चन उनको हम देख लेते हैं। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का हम डिफरेंस समझ ही चुके हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस, तो सेलुलर रेस्पिरेशन हम समझ चुके हैं, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है और एनर्जी फॉर्म होती है। उसी एनर्जी का हम यूज़ करते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में, यानी कि ग्लूकोज की रिएक्शन होगी वाटर ऑक्सीजन से और फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी फॉर्म होगी। फिर उसी एनर्जी को हम यूज़ कर लेंगे वेरियस एक्टिविटीज़ में। क्लियर। यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस दिया है, वो हम देख चुके हैं। व्हाट हैपन्स टू ऑक्सीजन आफ्टर इट इंटर्स द लंग्स, यानी कि लंग्स में जब ऑक्सीजन इंटर करती है तो क्या होता है, ये हम समझ चुके हैं। जब ऑक्सीजन इंटर करती है तो फिर क्या होता है, सबसे पहले वो नोज़ के थ्रू अंदर जाती है, फिर वहाँ से ट्रेकिया, लेरिंग्स, फेरिंग्स, विंड पाइप के थ्रू अंदर जाती है, फिर वो पूरा का पूरा एक्सपेल्ड आउट होके पूरे हमारे सेल्स में जाती है। वहाँ से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हेमोग्लोबिन ब्लड वाला ब्लड जो है उसके साथ मिक्सअप होकर हर एक सेल में जाती है। वहाँ पे वो अलग अलग तरह की केमिकल प्रोसेस करते हैं जिससे एनर्जी फॉर्म होती है और फिर उसी एनर्जी का यूज़ करके हम ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या लास्ट क्वेश्चन हम कहें तो लास्ट क्वेश्चन है, वाई इट इज़ बेटर टू ब्रीथ थ्रू योर नोज दैन योर माउथ, यानी कि नोज से ब्रीथ करना आसान है एज़ कम्पेयर माउथ। क्यों? तो इट इज़ बेटर टू ब्रीथ थ्रू आवर नोज देन आवर माउथ बिकॉज आवर नेसल कैविटी इज लाइन्ड बाय हेयर। हमारे नोज से ब्रीथ करना आसान है क्योंकि नेसल कैविटी में बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं जो कि फाइन डस्ट पार्टिकल को इंटर करने नहीं देते हैं। दिस पार्टिकल गेट ट्रैप्ड इन द हेयर इन द नेसल कैविटी एंड शेयर वे प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द लंग्स, यानी कि हेयर जो होते हैं वो इस डस्ट पार्टिकल को वहीं पे रोक देता है और हमारे लंग्स के पास एकदम प्योर एयर जाती है। द इनसाइड ऑफ द नोज इज आल्सो कवर्ड बाय स्टिकी फ्लूइड कॉल्ड म्यूकस, और नोज के अंदर एक तरीके से स्टिकी फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। डस्ट एंड जर्म स्टिक टू द म्यूकस, और इसी मसल्स में डस्ट और जर्म्स पार्टिकल अटैच हो जाते हैं। द एयर टेकन इज क्लीन, जो एयर हम लेते हैं वो क्लीन होती है। द एयर इज आल्सो वार्म बाय द ब्लड वेसल प्रेजेंट इन द नेसल कैविटी, और जो एयर यानी कि एटमॉस्फेयर में जो ठंडी एयर है वो हमारे नेसल कैविटी के थ्रू जब अंदर जाती है या ब्लड वेसल्स के थ्रू अंदर जाती है तो वो वार्म हो जाती है, जो कि हमारे लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, या फिर कहे तो हमारी पूरी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। इस वजह से नोज़ जो है वो एक बेटर ऑप्शन है ब्रीथिंग के लिए एज़ कम्पेयर टू माउथ। क्लियर। तो दोस्तों हमारा जो चैप्टर था आज का रेस्पिरेटरी सिस्टम यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।